हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 अप्रैल को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज के दोनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से हैं और दोनों ही आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर। एट द हार्ट ऑफ ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, क्या रीज़न है ये इस कन्फ्लिक्ट के होने के और ये कन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही में इंडिया के ऊपर क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उस पे भी बात करेंगे, जो मेंस में आपको चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पंजाबियत डिप्लोमेसी। रिसेंटली जो पाकिस्तान के पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ करतारपुर साहिब के जो सिख पिलग्रिम हैं उनसे बात की है और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर, क्या डायनामिक्स हैं दोनों कंट्री के बीच में, किस तरीके से रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे। जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में और आर्मी के रोल के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के बीच के रिलेशन के को बेहतर करने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर नीचे लिंक दी है मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एट द हार्ट ऑफ ईरान इजराइल। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी मेंस में क्या पूछा जा सकता है, इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेंगे, इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उस पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, या जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट रीजन है उस पर क्या इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। हालांकि अब इस आर्टिकल में हम इजराइल और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है उसके कोर रीजंस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में रीज़न क्या है जिसके कारण ये कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और सॉल्यूशन कहाँ पर लाए करता है। तो मेन फोकस आज इजराइल और ईरान वॉर के ऊपर रहने वाला है। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स आएंगे जैसे जो प्लेसेस न्यूज़ में है वो सारी चीज़ें याद रखेंगे। प्लेसेस इन न्यूज़ आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2 स्टेट सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आएगी, किससे रिलेटेड है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। तो पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। जो कन्फ्लिक्ट है उसके शुरू होने की टाइमलाइन हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, एक आर्टिकल में 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान की काउंसलर बिल्डिंग पे अटैक किया था। कहाँ पर थी ये काउंसलर बिल्डिंग? दमस्कस में। दमस्कस मतलब किसकी कैपिटल है? सीरिया की। तो सीरिया में जो ईरान की काउंसलर बिल्डिंग थी वहाँ पर इजराइल ने अटैक किया था और इसके कारण कई सारे हाई रैंकिंग ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी। तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना गया, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और 13 अप्रैल को ईरान ने रिटेलिएट किया बाय फायरिंग मिसाइल्स, खूब सारी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और बहुत सारी मिसाइल्स को जो है फायर किया गया इजराइल में। उसके बाद जो है इजराइल ने तुरंत रिटेलिएट किया बाय बॉम्बिंग ईरान मिलिट्री बेसिस। तो ये आप इसको जो है, ये जो तीनों चीज़ है, ये टाइमलाइन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो यार? ऐसे में यूज़ कर सकते हो। ऐसे की थीम क्या होगी? आई फॉर आई मेक दिस वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक, तो इस तरह का अगर कोई भी ऐसे आता है ना, अब मतलब एग्जैक्ट हो सकता है कोट ना हो, लेकिन कोई दूसरा कोटेशन हो जिसका मतलब भी यही कुछ बन रहा हो, तो इंट्रोडक्शन में आप एकदम ये जो चीज़ है इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये टाइमलाइन यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और ये टाइमलाइन हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, है ना, कोई भी रुक नहीं रहा है और इसलिए ये जो कन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेटेड होता जा रहा है। जो इजराइल की स्ट्राइक थी 1 अप्रैल की वो सक्सेसफुल थी और जो इजराइल ने रिटेलिएट किया है ईरान पर बॉम्बिंग करके वो भी सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन जो ईरान ने रिटेलिएट किया था, जो मिसाइल फायर की थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है इजराइल के द्वारा।
ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश अलाइज एंड टू सम एक्सटेंट जॉर्डन, ये सारी कंट्री के साथ मिल करके जितनी भी मिसाइल फायर की गई थी उसे इन लोगों ने न्यूट्रलाइज कर लिया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में हमने अभी पढ़ा था, याद है क्या कुछ? आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, है ना। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू सारी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर लिया गया। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना था, जो बाइडन का, कि ये अपने आप में एक ह्यूमिलिएशन है और इज़राइल को अब रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन इज़राइल मानने वाला था क्या? उसका जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, राइट विंग गवर्नमेंट है, तो रिटेलिएट तो उन्हें करना था और उसी दिन उन्होंने फिर रिटेलिएट किया। जबकि अमेरिका ये चाहता था कि ये चीज़ कन्फ्लिक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाए, एस्केलेट ना हो। अब जो ईरान है उसका क्या रिएक्शन है ये देखते हैं। तो पहला तो लॉन्ग टर्म रिएक्शंस क्या हो सकते हैं यार? वो जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, है ना, जो प्रोग्राम चला रहा है उसको स्पीड अप कर सकता है इस बेसिकली कन्फ्लिक्ट के बाद। ये लॉन्ग टर्म रिएक्शन हो सकता है। हालांकि अभी इमीडिएट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या ईरान दोबारा से रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, इस पे अभी कुछ कन्फर्मिटी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इज़राइल का अटैक था वो एक सिंबॉलिक था और वो इतना सिग्निफिकेंट था ही नहीं कि उसको जो है रिस्पॉन्ड किया जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है मैसिव रिस्पॉन्स देगा। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि आगे ईरान जो है रिटेलिएट करता है या नहीं करता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो हाई रिस्क अटैक हो रहे हैं उसके रीजंस क्या हैं, मेन रीज़न कहाँ पर लाई कर। सो द आंसर लाइज इन द नेचर ऑफ टू रिजीम्स इन तेहरान एंड जेरूसलम। जो तेहरान और जेरूसलम है वहाँ की जो सरकारें हैं उसके नेचर के कारण ये हाई रिस्क कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दोनों में डिफरेंसेस ज़रूर हैं लेकिन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है, जैसे कि एग्जिस्टेंशियल फियर, रेडिकल पॉलिटिक्स और एरोगेंस। ये तीन चीज़ ऐसी है जिसके कारण ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है और दोनों गवर्नमेंट में ये तीनों चीज़ देखने को मिलती है। पहला क्या है? एग्जिस्टेंशियल फियर, दूसरा रेडिकल पॉलिटिक्स एंड तीसरा एरोगेंस। तो अब ये इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले ईरान के लिए देखेंगे, फिर इजराइल के लिए। ईरान का क्या मानना है? ईरान कन्विंस है पूरे तरीके से, ईरान की सरकार की यूनाइटेड स्टेट्स और उसका जो पार्टनर है, रीजनल पार्टनर इजराइल, वो ईरान की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की ये हमेशा से पुरानी हैबिट भी रही है, जो प्रो यूएस नहीं है वहाँ की सरकार को गिरा दो और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का बहाना दे दो, है ना। इसी तरीके से इन्होंने इराक में किया था। तो पहले ईरान की बात करें तो ईरान हमेशा से पहले यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करता था, लेकिन वहाँ पर फिर रिवॉल्यूशन हुआ और फिर ईरान इराक वॉर हुई जिसमें वेस्ट जितने भी अलाइज थे वो सारे के सारे इराक को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट ईरान, और ईरान में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। तो ये एक फियर बहुत ज़्यादा बना हुआ है ईरान के अंदर, ईरान की गवर्नमेंट के अंदर, कि यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ प्रेजेंस रहेगी और इजराइल की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी तो हमारी सरकार को गिराने की हमेशा से कोशिश रहेगी। और इसी को काउंटर करने के लिए, इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी एक सेल्फ डिफेंस बनाया, एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी डेवलप की। और जो रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी डेवलप करने के पीछे जो मेन पर्सन थे उनका नाम था अयतुल्ला खोमानी। ये रिवॉल्यूशंस लीडर थे और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एंटी इम्पेरियलिज्म, इस्लामिक सुपरमैसिज्म एंड सोशल जस्टिस। ठीक, तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के इस रीजन में प्रेजेंस के अगेंस्ट है। इसके अलावा इस्लामिक सुप्रीमेसी को भी सपोर्ट करते हैं, प्लस सोशल जस्टिस पे फोकस करते हैं। तो ये बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी थी, खोमेनी की आइडियोलॉजी, और इसको वो पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो खुद को डिफेंड करे। आइडियोलॉजिकल यहाँ पर कल्चरल चेंज करने की कोशिश
की जा रही है और इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे कि आप देखिए, उन्होंने लेबनान में हिज़्बुल्लाह जैसा एक मिलिटेंट ग्रुप तैयार किया है जो कि इसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। इसी तरीके से आप हमास को देख सकते हैं, हमास इन गाज़ा, इसके अलावा हाउदीज़ इन यमन, ये सारे जो मिलिटेंट्स हैं ये इसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हैं और इन्हीं के थ्रू अपनी जो प्रॉक्सी वॉर है ईरान करता हुआ आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शैडो वॉर से निकल करके ओपन वॉर शुरू की है ईरान ने, लेकिन जो ये जो आपके मिलिटेंट्स हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनको किसका सपोर्ट है, ओपनली किसका सपोर्ट है, ईरान का सपोर्ट है। अगर हिज़्बुल्लाह की बात करें तो इनके पास 1.5 लाख से अधिक मिसाइल जो है इन्होंने अभी फायर की है हिज़्बुल्लाह ने लेबनान में, और इजराइल भी हिज़्बुल्लाह पे अटैक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट है, किसके लिए, इजराइल के लिए। और हाउदीज़ की बात तो आप जानते ही हैं, रेड सी में हाउदीज़ ने 2 चोक पॉइंट को कब्जा करके रखा था, सुएज कैनाल वाला और बाब अल मंडब, ये दोनों चोक पॉइंट को ब्लॉक कर लिया था। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पावर ये मिलिटेंट ग्रुप्स के पास है, और ये सारी पावर किसके सपोर्ट से मिल रही है, ईरान के सपोर्ट से। तो ईरान कहीं ना कहीं अपना जो पावर है अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हुए इस रीजन में बढ़ाना चाह रहा है, और इसी के कारण उसे बहुत ज़्यादा एरोगेंस भी हो गया है। आज उसको लग रहा है कि वो इस रीजन पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को ख़त्म करके अपना इन्फ्लुएंस, अपना डोमिनेशन बढ़ा सकता है, और इसका उसे एरोगेंस भी है। ठीक, तो चीज़ें क्लियर है। उसका पहला क्राइसिस क्या था, एग्जिस्टेंस, कि उसे ये लग रहा था कि उसकी सरकार नहीं रहेगी। दूसरा क्या था, हमने जो पढ़ा था रेडिकल पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में हमने पढ़ा कि इस्लामिक सुप्रीमेसी, ये सारी चीज़ें आ गई। और थर्ड है एरोगेंस, उसका रीज़न क्या है, इसी आइडियोलॉजी को उसने इन्फ्लुएंस करके बहुत सारे मिलिटेंट्स डेवलप किए और खूब जो है मिलिट्री और अपनी जो पावर है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये रीजंस होने के कारण ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हो रहा है। अब इजराइल की बात कर लेते हैं। तो इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो भी रेडिकल है, वो भी रिविजनिस्ट है, सिमिलर टू ईरान। उनका क्या पर्पस है, वो एलिमिनेट करना चाहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। उनका ये मानना है अगर पैलेस्टीनियन स्टेट रहेगा तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको हमेशा खतरा बना रहेगा, और वो इसलिए इस पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं देना चाहते और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं जिसमें वेस्ट बैंक भी इंक्लूड होगा। और वो इस तरह के एक्ट्स में लगे रहते हैं जिसमें रिप्रेशन किया जा रहा है उनके द्वारा पैलेस्टीनियंस का, और उनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें होगी तो जो पैलेस्टीनियन हैं वो भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे, और फिर हमास जैसा इंसिडेंट होता है अक्टूबर 7 का। अब ईरान को ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि इजराइल जो है कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहा है, किसके साथ, पैलेस्टीन के साथ। पैलेस्टीनियन के साथ बहुत सिंपैथी है क्या ईरान को, नहीं। उनका जो मेन पर्पस है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को यहाँ से बाहर करना, और उनका जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो इनजस्टिस करती है इजराइल उस पे फोकस करते हैं और बताते हैं कि देखो ये इनजस्टिस कर रहे हैं और इसलिए हम इनको बाहर करना चाहते हैं। जबकि ईरान का मेन जो फियर है वो उनका एग्जिस्टेंस क्राइसिस है, उनका लेना देना पैलेस्टीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। पहले इजराइल जो है कन्फिस्केट करेगा, फिर आपका पैलेस्टीन जो है क्या करेगा, रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा जैसे हमास हुआ, और उसके बाद फिर इजराइल जो है क्या करेगा, दोबारा से उसे क्रश करने की कोशिश करेगा। और इन सब का फ़ायदा ईरान उठा रहा है, और फिर ईरान भी इस वॉर में जो है पहले प्रॉक्सी वॉर करता है और अब ओपन वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो इससे जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो स्टेबिलिटी और पीस आने के चांसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट पीस टॉक कंप्लीट करने ही वाला था इजराइल के साथ, लेकिन अब ये नहीं पॉसिबल है। जो सऊदी अरेबिया है उसने बहुत बड़ा डोनेशन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ने सऊदी अरेबिया का डोनेशन किया है पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में, और इजराइल इन सारी चीज़ों को एंटी
एंटी इजराइल एक्टिविटीज़ मानता है ना। तो उनके हिसाब से तो ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी गलत है। तो अब नहीं लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ भी शांति हो सकती है, वापस पीस आ सकता है सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में। और कहीं ना कहीं इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपका ईरान और इजराइल, और दोनों के बीच का ये जो सेम इनके रिजीम का नेचर है। तो ये जो इशू है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही जगह लाया करता है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, जो इजराइल है और पैलेस्टीन है दोनों को अलग अलग स्टेट बनाकर दे दिए जाए। अगर इजराइल जो है तैयार हो जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, तो फिर ये चीज़ें सब ख़त्म हो सकती है, दोबारा से पीस लाया जा सकता है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, अरब गल्फ स्टेट है, सऊदी अरेबिया, ये प्लीड कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिटरली इजराइल से कि वो जो है बाइंडिंग कमिटमेंट दे दे फॉर द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। एक बार उसने बाइंडिंग कमिटमेंट दे दी कि भाई हाँ ठीक है पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा तो यहाँ पर दोबारा से शांति हो सकती है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि बाकी जो अरब कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं फिर किसको सपोर्ट करेंगे, इजराइल और आपका जो पैलेस्टीनियन है दोनों को, या टू स्टेट सॉल्यूशन को। फिर यहाँ पर ईरान का जो एजेंडा चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। चीज़ें क्लियर है आपको? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी प्रेजेंस, इजराइल और दोनों के बीच में जो गेम चल रहा है उसके कारण जो वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो गई है। और इनस्टेबिलिटी रहेगी तो यार ऑब्वियसली पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है सारे के सारे। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अब भी बढ़े थे, है ना, याद है क्या कुछ? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल प्राइसेस उसके बढ़ेंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन आपके यहाँ बढ़ता हुआ रहेगा। बाकी जनरल लेवल ऑफ प्राइस भी इंक्रीज होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के। क्यों होंगे? क्योंकि यार क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस भी तो बढ़ेगा, और इसलिए फिर जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है इंडिया को इस कन्फ्लिक्ट का। और उसके अलावा शेयर मार्केट तो डूब ही रहा है ना, वो भी क्रैश हो ही चुका है। इसके अलावा और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, डेफिसिट बढ़ सकता है, इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो ये सारे जो है इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चीज़ें क्लियर है क्या, समझ में आया क्या आर्टिकल? ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है पंजाबियत डिप्लोमेसी। इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल आया है, GS to IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक, तो इंडिया पाक बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। क्या वापस दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल रिसेंटली हमने डिस्कस किया था जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसकदर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के साथ बेहतर जो है ट्रेड करने की ज़रूरत है, रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, और उसी पे हमने डिस्कशन किया था। आज आर्टिकल जो आया है वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसे देखते हैं। अगर आपने पुराना वाला देखा तो ठीक, नहीं देखा तो आज जो आर्टिकल आया है उसमें भी हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझेंगे, डायनामिक्स को समझेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के। रीसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है वो देख लेते हैं। जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज़, ये पंजाब किस साइड का, पाकिस्तान साइड का है। पंजाब जो है सबसे बड़ा स्टेट है पूरे पाकिस्तान में। ठीक, तो दोनों तरफ पंजाब है, एक बॉर्डर के जो दूसरे पाकिस्तान साइड का पंजाब है, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज़, जो कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, जो कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज़ शरीफ। उनकी बेटी रिसेंटली करतारपुर साहिब में गई थी, विज़िट किया था उन्होंने, और ऑलमोस्ट 3000 सिख पिलग्रिम को उन्होंने संबोधित किया है, उनसे बात की है। उन्होंने क्या कहा है कि दोनों तरफ के पंजाबीज़ में लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो इमोशन है दोनों तरफ के पंजाबियों के, उसे इवोक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा है
कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फादर को कोट किया उन्होंने, डोंट फाइट वॉर विथ योर नेबर्स, ओपन द डोर ऑफ फ्रेंडशिप, ओपन द डोर ऑफ हार्ट्स। इस तरह के स्टेटमेंट किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये जो इमोशनल अपील आ रही है, इसके पीछे के रीज़न क्या है? इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान। जो इकोनॉमिक रियलिटी है, पाकिस्तान का ऑलरेडी दिवालिया निकल चुका है, उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए, क्योंकि ट्रेड तो हो ही रहा है, वो भी हमने डिस्कस किए थे। ट्रेड कैसे हो रहा है? थ्री पार्टी सिस्टम से हो रहा है ना। यहाँ से इंडिया से निकलता है, दुबई जाता है, दुबई से फिर पाकिस्तान आता है। तो इतने में घूमते घूमते अगर जाएगा तो जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वैसे ही ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, डेप्रिसिएशन इतना ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान के करेंसी का कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ये चाहते हैं कि जो इंडिया है उसके साथ ट्रेड रिलेशन बेहतर किए जाएं, उससे उनकी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो सकती है। ठीक, इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा ट्रेड से और पाकिस्तान को भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था। और यही चीज़ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक दर ने भी कही थी कि पाकिस्तान बिजनेसमैन वांट्स ट्रेड विद इंडिया, और वहाँ की जो सरकार है वो सीरियसली कंसिडर कर रही है इस मैटर को और नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी जो अफ़गानिस्तान और ईरान वाली बॉर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ वाली, वहाँ पर पीस हो। तो सीज़ फायर एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें भी साइन करने की कोशिश की गई है। 2021 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट भी साइन किया था, उसके बाद से अभी फायरिंग वायरिंग बंद है। अगर नवाज़ शरीफ या फिर अभी उनकी जो बेटी हैं चीफ मिनिस्टर, इनकी अगर हम बात करें तो ये हमेशा से इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे। इनका ये था कि कश्मीर मुद्दा है, चलने दो। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़िया चल रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रेड चलना चाहिए। जो मुद्दे हैं, डिस्प्यूट हैं, वो कंटिन्यू रहे, लेकिन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप पूछें तो मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन चाहते हैं, और उसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ बेहतर रिलेशन चाहते हैं, है ना। ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्विटर पे अलग चीज़ चलती है, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द लोगों का यही है कि पीस बना रहना चाहिए और बेहतर रिलेशन रहे, ताकि शांति बनी रहे, और जो बॉर्डर में हमारे लोग हैं उनकी जान को खतरा ना बना रहे। ठीक, तो ये सारी चीज़ ज़्यादातर इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकती है, उसको ऑटोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है ही नहीं। वहाँ पर इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहा है? आर्मी रूल कर रही होती है। तो ये जो डायनामिक्स है वो किस पे रिलाय करता है? आर्मी पे रिलाय करता है कि आर्मी का क्या सोचना है। 2006 में नवाज शरीफ उस समय जो प्रेसिडेंट बने थे, है ना, पाकिस्तान के पहले मिलिट्री हेड थे, उन्होंने टॉपल करी गवर्नमेंट, कूप किया और उसके बाद प्रेसिडेंट बने। 2006 में मनमोहन सिंह के साथ एलओसी वाला इशू रिजॉल्व करने वाले थे। ऐसा जैसे ही होने वाला था, जो मिलिट्री हेड थे उस समय उनसे नीचे, उन्होंने इनको ही जो है ये करने से रोक दिया और इनकी सरकार को ही गिरा दिया। ठीक, तो हमेशा जो आर्मी है उसका बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों है? क्योंकि उसका जो डोमिनेशन है, पावर है, वो इसी में है कि ये डिस्प्यूट कभी रिजॉल्व ना हो और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी बेटर ना हो, दोनों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो कभी भी ज़्यादा ना बढ़े। ठीक, तो ये चीज़ें कौन चाहता है? आर्मी चाहती है, क्योंकि इसके थ्रू ही वो अपना डोमिनेशन बना के रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा डायनामिक्स है वो किस पे रिलाय करता है, जो रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वहाँ की आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अभी तक के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाए हैं। लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट दिए हैं, कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को आर्मी का टैसिट सपोर्ट, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं बैकिंग है आर्मी की, और अगर बैकिंग है तो ये स्टेटमेंट में भी आर्मी का सपोर्ट दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यार अभी डायनामिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में है, इसलिए वो रिलेशन नॉर्मल
करना चाहता है। पहले भी कोशिशें की गई है नॉर्मल करने की, जैसे कि 2013 में जो शहबाज हैं जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ के भाई, वो उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने इंडिया में विज़िट की थी और उस समय इंडिया से पावर इंपोर्ट करने का प्लान किया गया था। जो गेल है वो वाघा बॉर्डर के थ्रू जालंधर से पावर एक्सपोर्ट करने का पूरा प्लान हो चुका था, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी थी वो नहीं चाहती थी। तो पाकिस्तान आर्मी का जो इशू है वो हमेशा से रहा है, और अगर रिलेशन और डायनामिक्स बेटर होंगे तो उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी होगी, जब तक कि वो ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक के चीज़ें नहीं हो सकती, पहला। दूसरा क्या इशू है, अब इंडिया के साइड वाला भी इशू है यार। इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है कि ट्रेड और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या कह दी है कि पाकिस्तान ने बोला 370 आर्टिकल जब तक हटेगा नहीं तब तक के हम लोग आपके साथ रिलेशन बेटर नहीं करेंगे। अब 370 तो मोदी जी हटाने से रहे, ये तो हर कोई जानता है। तो ये हटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन होगा। तो क्या पाकिस्तान अपना ह्यूमिलिएशन करा करके वापस रिलेशन या जो दोनों के बीच में डायनामिक्स है उसे बेटर करना चाहेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा है कि जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हो, जो टेररिज्म बढ़ा रहे हो, वो सब बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान रजिस्ट कर पाएगा? क्या आर्मी ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी? जब तक कि आर्मी ऑन बोर्ड नहीं होगी पॉसिबल नहीं है कि रिलेशन बेटर हो सके। हालांकि अभी लोकसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन में तो आप जानते ही हो पोलराइजेशन हाईएस्ट लेवल पर होता है। अभी पाकिस्तान, चाइना, ये सारी कंट्री के नाम लिए जाएंगे और इस वक्त जो है रिलेशन बेटर होने की तो भूल ही जाओ। जब तक कि दोबारा से गवर्नमेंट नहीं आ जाती, वापस सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, इलेक्शन मोड ख़त्म नहीं होता, तब तक के दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक, तो पाकिस्तान को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक, ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। चीज़ें क्लियर हो गई क्या दोनों के बीच में रिलेशन और डायनामिक्स के बारे में? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।